सुप्रभात बच्चों। मैं भूगोल का शिक्षक डॉक्टर राजेश कुमार महतो, एनडी राष्ट्रीय विद्यालय सीतारामपुर में शिक्षक हूँ। आज हम लोग मानचित्र कार्य के ऊपर कार्य करना सीखेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये भूगोल में 100 नंबर में 10 नंबर इसका स्थान रखता है, और इस 10 नंबर को सुरक्षित रखने के लिए मानचित्र कार्य के ऊपर हम लोग आज सीखेंगे कि कैसे मानचित्र कार्य किया जाता है। हमारे साथ हैं, मेरा नाम है स्वपन कुमार मंडल, बेलगरिया टेस्ट में स्टेट स्कूल का शिक्षक हूँ। मैं जियोग्राफी का टीचर है और दोनों मिलकर आज एक टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक लिया है। हम पेंटिंग के बारे में, भारत का आउटलाइन मानचित्र के बारे में बताएंगे। तो बहुत सारे बच्चे बहुत दिक्कत होता है मैप पॉइंटिंग के लिए, बहुत डरते हैं। इसलिए हम सर को बताया था जी सर थोड़ा डिस्कस कीजिए, जो बच्चा लोग को बहुत ईजी हो जाएगा। तो सर अब डिस्कस कीजिए किस तरफ हम इसको समझाएंगे बच्चा लोग के लिए ईजी हो जाए। जी जी। आप बच्चों, आपको ये दिखाई पड़ ही रहा होगा कि स्क्रीन पे कि ये भारत का एक मानचित्र है, और इस मानचित्र को क्या इसका जो आउटलाइन मैप है उसके अंदर ही सारा कुछ काम करना होता है। और इसमें जो भारत के जो संसाधन हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जो सांस्कृतिक संसाधन हैं, उसको इसमें दिखाने का कार्य किया जाता है। जो संसाधन के विभिन्न पक्ष हैं उनको हम लोग दिखाने का काम करते हैं। जैसे कि प्राकृतिक संसाधन में पर्वत हैं, मैदान है, पठार है, प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, मिट्टी हैं। उसके बाद सांस्कृतिक जो पक्ष है उसमें एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर का बहुत सारा डिफरेंट जो क्रॉप्स वगैरह है, धान है, गेहूं है, चाय है, जी कॉफी जी है, जी, कॉफ़ी है। ये जो फसलें हैं इनको उद्योग है, उद्योग के अलावा भी जो यातायात व्यवस्था है, जनसंख्या है, इन सबको जो भारत के नक्शे में हूबहू जो चीज़ जहाँ है वहाँ हम लोग दिखाने का कार्य करते हैं, है ना। तो इसमें क्या है कि अब हम लोग जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, सांस्कृतिक जैसे चीज़ों को कैसे हम लोग सही सही तरीके से इसका मानचित्रण करेंगे और उसमें किस तरह के भौगोलिक संकेतों का प्रयोग करेंगे, ये बहुत ही बारीकी से समझने वाली बात है। इसको हम बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से इसको हम समझेंगे, और हमारे जो शिक्षक महोदय हैं मंडल सर, वो आपको हेल्प करेंगे इसमें। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग जो संसाधन का जो या जो भारत का प्राकृतिक संसाधन है और सांस्कृतिक संसाधन है, दोनों को ही बारी बारी से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, और अंत में एक मिक्स तरीके से हम लोग काम करेंगे जिसमें कि 10 प्रश्न दिए जाएंगे। उन 10 प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करना है, कैसे मानचित्रकारी करना है, उसको हम लोग समझेंगे और देखेंगे, है ना। सर थोड़ा सा आप स्टार्ट करिए। भारत के उत्तर से दक्षिण विस्तार, अक्षांशीय विस्तार बहुत ज़्यादा है, इसलिए जलवायु का बहुत डिफरेंट होते हैं। जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून वायु पश्चिम वेस्टर्न घाटी में जब बाधा होती है तो वहाँ पर बहुत वर्षा होती है, वहाँ पर वर्षा का शुरुआत होती है। तो वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता वायु एकदम पूरा भारत, उत्तर भारत में चला जाता है। वहाँ पर अरावली पर्वत, आप जानते हैं अरावली पर्वत एकदम दक्षिण पश्चिम मानसून वायु का सीधा स्थित है, इसलिए वो वायु वहाँ पर बाधा प्रदान नहीं करते, इसलिए एकदम जाके हिमालय पर्वत में बाधा प्रदान करते हैं। बाधा होने के बाद ये वायु वापस चला आते हैं, पूरा भारत में आहिस्ता आहिस्ता फैल जाता है। इसलिए क्या करते हैं, देखिए पश्चिम घाट पर्वत पे बाधा होने के कारण सबसे ज़्यादा वर्षा होती है यहाँ पर। वहाँ पर जब हिमालय पर्वत पे वायु टकराते हैं, वो वापस चला आते हैं। वहाँ पर देखिए एकदम बांग्लादेश के ऊपर है, गारो खासी जयंतिया मेघालय के ऊपर, वहाँ पर बाधा होने के कारण उस स्थान पर एक जगह है, आप सब जानते हैं मेघालय राज्य, तो वहाँ पर चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। लेकिन जहाँ पर अरावली पर्वत स्थित है वहाँ पर वायु दक्षिण पश्चिम मानसून वायु बाधा नहीं होती है, लेकिन इसलिए देखो वहाँ पर थोर का रेगिस्तान तैयार हुआ है। ये वायु जो पुनः वापस चला आते शीतकाल में, वहाँ पर जाके हमारा दक्षिण में देखिए करमंडल तट पर वर्षों में 2 बार वर्षा होती है। लेकिन हमारा जब दक्षिण भारत में कुछ कुछ स्थान पर थोड़ा कम वर्षा होती है, जैसे राजस्थान, तो इस तरफ हम कहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, तो हमारा सारी इस बार बताएंगे। तो इस तरफ जब हम जलवायु क्षेत्र दिखाएंगे तो किस तरफ उसको किस सिंबल से दिखाएंगे। जी धन्यवाद सर। जैसे कि यह उत्तर में, जैसे कि हिमालय पर्वत है, तो यह उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी है जो पूर्व से पश्चिम लगभग 2400 किलोमीटर में फैला है। इसे मानचित्र पर खास संकेतों द्वारा हम लोग उसको दिखाते हैं। उस संकेत को हम लोग कलरफुल भी बना सकते हैं या कुछ पैटर्न वगैरह उसको हम दिखा सकते हैं, है ना। एवं बगल में उसका नामांकन करके उसका नाम भी
मतलब लिख सकते हैं। उसी तरह पश्चिमी घाट है, अरावली पर्वत है, गारो खासी जंतिया की पहाड़ियाँ हैं या कोरोमंडल तट है, इत्यादि को दर्शाया जा सकता है। बच्चों, इस तरह से हम लोग एक खास तरह के पैटर्न का हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे कि भारत की नदियों को दिखाना है, तो भारत की नदियों को दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, तो भारत में स्थित विभिन्न नदियों को मानचित्र के संकेतों जैसे रेखाओं की सहायता से गंगा नदी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती नदी लुनी। अथवा जी कोई भी नदी को हम लोग उसको दिखा सकते हैं, है ना। हाँ सर। जी, भारत में जैसे जलवायु है, तो जलवायु को हम लोग एक पैटर्न की तरीके से उसको हम लोग दिखा सकते हैं। एक पैटर्न बना करके, कलर दे करके उसको हम लोग भारत के, जैसे कि ये बगल में जो दिखाया जा रहा है मानचित्र, भारत का एक मानचित्र है, उसमें दिखाया जा रहा है, उसमें हम लोग कलर भर करके भी कर सकते हैं, उसमें कुछ खास तरह के पैटर्न संकेतों का इस्तेमाल करके भी हम लोग कर सकते हैं। याद रखिए, मानचित्र कार्य बहुत ही बारीकी से बच्चों आप लोगों को करना चाहिए। उसमें पॉइंट अर्थात बिंदु, लाइन अर्थात रेखा और पॉलीगन अर्थात एक क्षेत्र बना करके इन तीनों का तीनों के आकारों का प्रयोग करके हम लोग मानचित्रण का कार्य सफलतापूर्वक हम लोग कर सकते हैं, है ना। है सर। जी, तो जलवायु में, जैसे कि हम जलवायु में जो अभी बात कर रहे थे हम लोग जलवायु में, तो अब दक्षिण भारत का स्वरूप कुछ अलग है, उत्तर भारत का कुछ स्वरूप अलग है, पश्चिमी घाट के पश्चिम का भाग का स्वरूप अलग है, थार का रेगिस्तान जो मरुस्थल है वहाँ का कुछ अलग है। तो उन सारी जलवायविक दशाओं को अलग अलग हम लोग उसमें दिखा सकते। ट्रॉपिकल जो जलवायु का जो इलाका है, भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र उसको बोलेंगे, वो इलाका है, उसको हम लोग एक क्षेत्र के द्वारा, एक पॉलीगन के द्वारा उसको हम लोग बना के दिखा सकते हैं, एकदम ठीक सर। जी सर। अब हम बात करते हैं कुछ सांस्कृतिक तथ्यों के ऊपर, जैसे कि सांस्कृतिक तथ्य उत्पादन हो गया, कृषिगत उत्पादन हो गया, धान हो गया, गेहूँ हो गया, चाय हो गया, जूट हो गया। इन सारे उत्पादों को हम लोग किस तरीके से किसी क्षेत्र के माध्यम से, किसी पॉलीगन के माध्यम से मानचित्र पर दिखा सकते हैं। आप लोग बगल में देख रहे होंगे कि हम लोग एक चाय का, एक गेहूं का इत्यादि का हम लोग एक एग्जाम्पल तैयार किए हैं। अब बगल में भारत के मानचित्र आउटलाइन जो बाउंड्री ऑफ मैप ऑफ इंडिया है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि इस तरीके से हम लोग उसको कर सकते हैं, है ना। एकदम ठीक सर। तो अब क्या है कि उदाहरण के स्वरूप में कुछ 10 प्रश्न हम लोग रखते हैं। अब वो 10 प्रश्न क्या है सर, थोड़ा सा आप ही इसमें थोड़ा ध्यान दे दीजिए। जैसे पश्चिम घाट पर्वत एक नंबर में, नर्मदा नदी, एक कोयला उत्पादन क्षेत्र। तो भारत में तो बहुत जगह में कोयला उत्पादन होते हैं, किसी एक जगह को दिखाने से उसके साइड में नाम लिख देना। एक चाय उत्पादन क्षेत्र, शिमला, थर का मरुस्थल, गंगा नदी, अंडमान द्वीप, कन्याकुमारी और भोपाल। और सर के एक बार जानते जाएंगे, जो हमें बहुत गलती करते हैं, जो भारत का दक्षिण मूल भूखंड का दक्षिणतम बिंदु और भारत का दक्षिणतम बिंदु, ये दोनों में मतलब बहुत प्रॉब्लम होते हैं उस लोगों को। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी सर, यहाँ जो 10 प्रश्न दिए गए हैं, उन सारे 10 प्रश्नों को बारी बारी से हम लोग मैप पॉइंटिंग करके, मानचित्र कार्य करके इसको समझेंगे और मानचित्र, भारत के मानचित्र पर बच्चे कैसे बनाएंगे उसको एक उदाहरण के तौर पर हम इसको देखेंगे। बहुत अच्छा होगा सर। जी जी, तो बच्चा लोग के लिए इजी हो जाएगा। जी जी जी, तो उसको एग्जाम्पल के तौर पे एक पेश करेंगे ताकि दूसरे बच्चे इसको फॉलो करके उसको समझ करके बनाने का कोशिश कर सकते हैं, उनको बनाने में सुविधा होगा। ये जो पहला पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट को मानचित्र में, जो बगल का मानचित्र है उसमें आप देख सकते हैं कि पश्चिमी घाट को हम लोग किस तरह से दिखा रहे हैं। उसमें एक पॉलीगन बना दिए, पॉलीगन बना करके जो भारत का दक्षिण में केरल और कर्नाटक का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पे हम उसको घेरा लगा दिए और वहाँ पे इंडिकेट कर दिए, वहाँ पे नाम लिख दिए पश्चिमी घाट। उसी तरह से दूसरा है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? भारत के मध्य भाग से निकल करके वो पश्चिम में गुजरात में वो मिल जाती है। तो जिस तरीके से वो गुजर रहा है उस तरीके से हम उसको एक लाइन के सहारे, रेखा के सहारे हम उसको बना सकते हैं और उसी के ठीक नीचे एक उसका नामांकन हम लोग कर सकते हैं। एक कोयला उत्पादन का क्षेत्र, कोयला उत्पादन का क्षेत्र जैसे कि उदाहरण स्वरूप जो रानीगंज झरिया का जो क्षेत्र है वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पॉलीगन बना करके उस क्षेत्र को दर्शा सकते हैं, एक क्षेत्र बना करके उसको दर्शा सकते हैं। चौथा है एक चाय उत्पादक क्षेत्र। तो सर थोड़ा सा इसमें आप बताइए कि चाय उत्पादन क्षेत्र हम कैसे उसको दिखा सकते हैं। देखिए, चाय उत्पादन क्षेत्र तो हमारा सबसे ज़्यादा है
पूर्व भारत में। तो पूर्व भारत में जो चाय उत्पादन क्षेत्र है वहाँ पर हम दिखाएंगे एकदम पश्चिम बंगाल का ऊपर हमारा दार्जिलिंग। दार्जिलिंग वहाँ पर हम डॉट डॉट भी दे सकते हैं, बहुत सारे डॉट डॉट दे के एकदम चला जाएंगे आसाम, क्योंकि भारत के सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन क्षेत्र है आसाम, सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होते हैं, लेकिन स्वादिष्ट चाय सबसे दार्जिलिंग में मिलते हैं। तो एकदम पूरा पश्चिम बंगाल के ऊपर डॉट डॉट दे के हम एकदम आसाम में ज़्यादा ज़्यादा डॉट डॉट दे के वहाँ पर लिख देंगे, एक एरो दे के साइड में लिख देंगे पूर्व भारत का चाय उत्पादन क्षेत्र दार्जिलिंग और आसाम। जी। उसके बाद है कि शिमला, तो शिमला एक शहर है, तो ये शहर को हम लोग भारत के मानचित्र में देखिए आप एक बिंदु के इस्तेमाल करके, एक बिंदु का इस्तेमाल करके, प्रयोग करके हम उसको गोल घेरा दे करके उसको हम इंडिकेट कर सकते हैं और बगल में ही वहाँ शिमला नाम लिख सकते हैं। उसी तरह से एकदम थार ठीक का से। मरुस्थल है, तो थार का मरुस्थल उसी तरह से थार का मरुस्थल है। तो थार का मरुस्थल जो राजस्थान में स्थित है, उसको हम एक पॉलीगन द्वारा जहाँ जहाँ उसका जो भौगोलिक विस्तार है उसको हम लोग पॉलीगन के द्वारा उसको हम बना सकते हैं और बनाने के बाद उसमें एक पैटर्न डाल सकते हैं। इसका दो तरीका है, एक तो कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा हम इंडेक्स में भी डाल सकते हैं। मतलब देखिए वहाँ जो 12 मिनट 13 मिनट हो गए जी डाल सकते हैं। और उसके बाद है गंगा नदी। गंगा नदी एक रिवर सिस्टम है, उसको एक लाइन के द्वारा दिखा सकते हैं। अंडमान द्वीप समूह है, वहाँ पर भी हम लोग उसको एक पॉइंट दे करके एक नाम लिख सकते हैं। कन्याकुमारी सबसे लास्ट वाला पॉइंट है। मुख्य भूमिका याद रखिए, कन्याकुमारी मुख्य भूमिका सबसे अंतिम पॉइंट है, जो सर अभी बता रहे थे कि गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, है ना। भोपाल भारत देश के मध्य में स्थित है, उसको भी एक पॉइंट बना करके एक गोल करके हम उसको कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं और इस तरह से मानचित्र कार्य को हम लोग संपन्न कर सकते हैं। और सर और एक बात, हम इस तरफ करने के बाद नहीं तो लास्ट में हम एक इंडेक्स बना के एक करके 10 इंडेक्स बनाएंगे, तो किस तरफ किसका सिंबल दिया है वहाँ पर सिंबल दे के साइड में लाभ देंगे। जैसे डॉट डॉट दे के हम चाय का क्षेत्र दिखाया है, हम एक बिंदु देकर उसको राउंड करके हम भोपाल को दिखाया, तो जी, इस तरफ इंडेक्स भी कर सकते हैं बाई तरफ। जी, एक जी, स्किल मतलब इंडेक्स जो होगा 10 तो समान समान होना चाहिए, जी, मतलब जी। थोड़ा बड़ा छोटा नहीं होगा, जो एक तो हम बनाया था बड़ा एक तो छोटा, वो नहीं है। स्किल को एकदम समान समान बना के बाई तरफ इंडेक्स लिख के लिख देंगे। तो आज हम लोग बच्चों बहुत बढ़िया एक परियोजना कार्य सीखे। एक मानचित्र कैसे बनाया जाता है, मैप पॉइंटिंग कैसे किया जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में पश्चिम बंगाल सरकार के जो सिलेबस में है 10 नंबर का है और आपका 10 नंबर सुरक्षित हो जाए उसके लिए ये हम लोग आपको एक आप प्रस्तुति दिए हैं और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग और आपको भी सर धन्यवाद। और जी, बच्चा जी, लोग जी। घर में प्रैक्टिस कीजिए, जी, जी। एक बार नहीं बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इजी हो जाएगा। जी, जी, धन्यवाद। दौड़ने का कोई बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।